माफी हमेशा गलती करने वाला नहीं मांगता, कभी कभी रिश्ता बचाने वाला भी मांग लेता है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और 9 भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपना बूथ तक हार गए। जी हाँ, बिहार के बांकीपुर सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां चुनाव पीके यानी प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक भी हैं, उनकी ये पहली जीत है। बिहार की मशहूर कहावत है, जब बिहार के किसी राजनेता को यह लगने लगता है कि वो बिहार को समझने लगा है, तभी बिहार उसको ठिकाने लगा, उसकी औकात बता देता है। 1995 से बीजेपी की यह परंपरागत सीट रही है। इससे पहले बेस्ट पटना के नाम से जाना जाता था इसको। तब नितिन नवीन के पिता वहां से चुनाव लड़ा और लगातार जीतते भी थे। 2006 में परिसीमन के बाद इसको बांकीपुर सीट का नाम दिया गया, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से लगातार जीत रहे हैं। और अब राज्यसभा जाने से सीट खाली हुई, लिया जाए उपचुनाव। बिहार के बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर को लगभग 19,000 वोट से जीत दर्ज करा, बीजेपी को संकट में डाल दिया। 1995 से बीजेपी लगातार सीट को जीतते आ रही है, उसकी परंपरागत सीट रही है। बीजेपी को यह डबल झटका लगा है। बीजेपी के नीरज को 44,000 जबकि प्रशांत किशोर को 63,000 से अधिक वोट मिले। यह नए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी से हैं। अगर इसको जोड़ दिया तो ट्रिपल हार और गवर्नेंस की भी हार है। जिस तरह तमिलनाडु में नए चेहरे का उदय हुआ, इधर सीजेपी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले चुकी है। लोग कह रहे हैं मोदी जी आप पिछड़ रहे हैं। इधर जन स्वराज भी उसके संस्थापक की जीत निश्चित रूप से प्रशांत किशोर का उत्साह बढ़ाने वाली है। हालांकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं अरे एक ही सीट तो है, ऐसा कह बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंदर से पूरी पार्टी घबराई हुई है। भले ही कुछ ना कहें, लेकिन सच है इधर दतिया सीट भी बीजेपी हार गई है। एक गुजरात वाली सीट है, एक जत बचा ली जरूर। साफ साफ इशारा है जनता बीजेपी से नाराज है। पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही। आइए एक नए गंभीर मुद्दे पर भी परिचर्चा कर लेते हैं। इन दिनों अपने देश में गाली शब्द चर्चा में है, क्योंकि इस बार गाली ने अपने देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति तक को चोट पहुंचा दी है। जैसा कि आपने, हमने, सबने सुना, पीएम मोदी कह रहे हैं इन लोगों ने मुझे और मेरी मृत मां को जमकर गालियां दी। यह बात उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी सेल्फी मोड में बनाई वीडियो में कही। यानी गालियां इतनी अचूक मजबूत हथियार साबित हुई, लिहाजा चर्चा परिचर्चा का विषय बनी हुई है। थोड़ा पीछे जाते हैं और इस पर आज हम भी चर्चा कर लेते हैं। खबर संसार के सुधी दर्शकों के बीच, और उम्मीद करते हैं वो अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग शेयर करना ना भूलेंगे। जंतर मंतर में पेपर लीक को लेकर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन से ज्यादा विरोध करने के गंदी से गंदी गालियां, जो विशेष रूप से जेनजी वर्ग जिसमें युवक युवती दोनों सम्मिलित रहे, उनके द्वारा जमकर दी गई। क्योंकि बच्चों को कील लगी लाठियों से, करंट वाली स्टिक से झटके दिए गए, आंसू गैस से रुलाया गया, पैलेट गन के छर्रों से घायल किया गया, कई तो बुरी तरह जख्मी हुए हैं, फिर उसके वीडियो भी वायरल हुए। चलिए पहले ये इतिहास की झरोकों में झांकने की कोशिश करते हैं। क्या है ये गालियां, कहां से आई मानव सभ्यता समाज में? सभ्यता की बसावट में सिर्फ सुंदर सुंदर घर ही नहीं होते, नालियां भी होती हैं, गटर भी होते हैं जिसमें गंदगी बाहर निकलती है। यह नालियां ना हो तो पूरा घर गटर में बदल जाए। ऐसा ही मानव शरीर का विज्ञान है, जिसमें गंदगी निकलने के लिए अलग से सिस्टम बना हुआ है। ये गालियां भी शायद ऐसी नालियों का काम करती हैं, जिसमें कई बार हमारे भीतर की घृणा हो गया, गुस्सा हो गया, विरोध निकल जाता है। जब गालियां इतनी आम हैं तो हम उनसे बचते क्यों हैं? हम क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे गालियां ना दें? हम क्यों इन गालियों को संस्कारों से जोड़ लेते हैं? क्योंकि गालियों की दुनिया है तो नालियों की भी दुनिया है, दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए बने। अब हमारे आपके जहन में सवाल उठेंगे, ये गालियां क्या हैं, क्यों दी जाती हैं और क्यों देना जरूरी है? कब से हमारी जिंदगी में इसकी एंट्री हुई? सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं गालियां क्या हैं। सबसे पहले बता दें, गालियां एक तरह का खेल है। यह खेल जो मानव सभ्यता ने भाषा के साथ किया है। भाषा कोई जड़ चीज नहीं होती। हमारे रिश्तों के हिसाब से शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। जो गालियां दोस्तों के बीच चलती हैं वो मीठी गालियां बन जाती हैं, जिसमें गाली देने वाले और सुनने वाले के बीच एक भाईचारा सा सामंजस्य तालमेल बना रहता है। गालियों का भी अपना
सामंजस्य बना रहता है। कई बार गालियां दबंग लोगों के विशेषाधिकार की सूचक होती हैं। ताकतवर आदमी कमजोर आदमी को गाली देता है। कई बार यह गालियां अपनी विफलता, फ्रस्ट्रेशन, अपनी अयोग्यता, अपना अन्याय छुपाने के लिए दी जाती है। यानी गालियां कमजोर भी देते हैं और बलशाली भी, अपने गुस्से में, अपनी हताशा में, अपनी बेबसी में। वैसे ज्यादातर लोग पीठ पीछे गालियां देते हैं क्योंकि पिटने का खतरा, यार रिस्क कौन ले। इन गालियों में लाचारी बोलती है, गाली देने के अलावा कुछ न कर सकने की टीस भी। 20वीं सदी में विकसित हुआ सिनेमा इधर एक दशक से अभिव्यक्ति का बड़ा माध्यम बना है, इसमें कतई शक नहीं। ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसकी पहुंच घर घर है, बच्चा बूढ़ा जवान सबके मोबाइल पर आम बात है। और इस ओटीटी की सबसे बड़ी खासियत उभर कर आई है बात बात पर गालियां, वो भी मां बहन की। इनके मार्फत गालियां भी हमारे ड्राइंग रूम में आ गई हैं। ये वह हमारे मनोरंजन का हिस्सा हो गई हैं। आप इस पर बहुत ऐतराज नहीं करते तो नई पीढ़ी पर क्यों करते हैं, जो इसी समाज का हिस्सा है। इसी ड्राइंग रूम से ये गालियां जेनजी सीख कर निकलते हैं। ठीक है कि हमें गालियों पर तालियां नहीं बजानी चाहिए, लेकिन गालियां बकने वालों को संस्कारहीन घोषित कर ट्रोल करना कहां से उचित है, समझने की कोशिश यह करनी चाहिए। इन गालियों से जो निकल रहा है वह कैसा गुस्सा है, कैसा प्रतिरोध है, कैसी हताशा है। यानी अपने देश में कुछ सही नहीं चल रहा। देश के बूढ़े नेता कुर्सी का मोह नहीं छोड़ना चाहते और नसीहत आज की पीढ़ी को देते हैं। भले ही अपने समय में सारे कुकर्म किए हों, उसको याद कर नहीं बताते। चलिए देश की अन्य खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देश की राजधानी से शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थान न मानने वाली महत्वपूर्ण याचिका पर विचार करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के कारण लंबे समय तक लगे यातायात जाम की वजह से आम लोगों को मध्य दिल्ली में आवागमन करने में बेहद कठिनाई हो रही है। E20 ईंधन अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। अपने पत्र में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल E20 के दोनों विकल्पों उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमत में कमी करने की भी मांग की थी। इधर प्रेस वार्ता के दौरान सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी गई, जिसका वीडियो इस समय मौजूदा पत्रकारों ने बना लिया। हालांकि दोनों हमलावर बाद में साफ पलट रहे हैं। विपक्ष ने पुलिस की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश निवासी को हिरासत में लिया गया। सांसद ने उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ते, खोजी कुत्ते और दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें स्कूलों की ओर रवाना हुई है। दिल्ली कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर घर में पाइप से पानी बचाने में विफल रहने का आरोप लगाया है और पाइपलाइन कनेक्टिविटी से वंचित क्षेत्रों में वाटर एटीएम लगाने की इसकी योजना की आलोचना की है। दिल्ली सरकार ने 16 साल बाद डीडीए में कर्मियों का वेतन दुगना किया है। रातों रात मिली लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर हुए विरोध के बाद यूट्यूब ने दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वाले एक व्यक्ति का पेज बंद कर दिया है। हालांकि यूट्यूब ने अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है। मोहम्मद इरफान के पेज में इरफान को एक्सेस करने के प्रयास करने पर एक संदेश दिखाई देता है, जिसमें कहा गया है यह खाता गूगल की सेवा शर्तों का उल्लंघन करने के कारण समाप्त कर दिया गया। सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ताओं की ओर से यूट्यूब इंडिया से मोहम्मद इरफान के खाते को बहाल करने की गुहार लगाई जा रही है, जो दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में रहने वाला है। वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म द्वारा हटाए जाने से पहले उसके चैनल को रातों रात काफी लोकप्रियता मिली थी। इधर मुंबई से हम बात करें तो MNS प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में 18 करोड़ रुपए के दान की चोरी का गंभीर और बड़ा आरोप लगाया। BMC CCTV निगरानी के जरिए अवैध कचरा डंपिंग पर नजर रखेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद शहर व्यापी स्वच्छता अभियान शुरू किया गया, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों ने कचरा फेंकने के प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने और कूड़ा फेंकने या अवैध रूप से कचरा डालने वालों पर सख्त जुर्माना लगवाने का निर्णय लिया है। TCS यौन उत्पीड़न जबरन धर्मांतरण मामले में नासिक अदालत ने 5 आरोपियों को फिलहाल जमानत दे दी है। शिवसेना UBT नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में जा सकते हैं।
गुजरात में बीजेपी ने मंजलपुर विधानसभा सीट बरकरार रखी। सतीश पटेल ने कांग्रेस प्रतिद्वंदी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। कांग्रेस ने कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार में 10 नए चेहरों को नामित किया। कांग्रेस पार्टी ने 13 मंत्रिमंडल मंत्रियों के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा की और 20 विधायकों की सूची जारी की है। कर्नाटक के कोडगु और चिकमंगलुरु जिलों में पशु शिविरों और अन्य स्थलों पर पर्यटन पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों ने होम स्टे व्यवसाय को बुरी तरह प्रभावित किया। होम स्टे मालिकों ने परिस्थिति तंत्र के संरक्षण के लिए कर्नाटक सरकार से नियमों में ढील देने का आग्रह किया। दक्षिण कर्नाटक में भारी बारिश के कारण केआरएस बांध का जलस्तर 100 फीट से ऊपर पहुंच गया है। बेंगलुरु के अलावा कर्नाटक कम से कम 16 जिलों में 12% से अधिक मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लीकेट, मृत और अन्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। केरल से मौसम विभाग ने 12 जिलों में बारिश का अलर्ट बढ़ाकर ऑरेंज कर दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर बचाव और राहत अभियान तेज कर दिए गए। केरल काजू आयात घोटाला सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच राधेश ने 3 महत्वपूर्ण पदों से फिलहाल इस्तीफा दे दिया। केरल में 2026 की बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। राहत शिविरों में 7,600 से अधिक लोग मौजूद हैं। केरल वन विभाग ने मुख्य चुनाव आयोग को बताया कि 3,900 हेक्टेयर से अधिक पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी। वन भूमि पर वृक्षारोपण निगम का नियंत्रण कब्जा अवैध है। केरल के मुख्यमंत्री ने बाढ़ के बीच विवादित हेलीकॉप्टर यात्रा और दोपहर के भोजन का बचाव किया। कहा, भोजन का राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। डीएमके ने कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय परियोजना को रोकते किसानों के ऋणों को पूरी तरह माफ करने और डेल्टा जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ भाषण देने के मामले में बिलाथीकुलम डीएमके विधायक मार्कंडे को जमानत दे दी है। मदुरई के पास एक कार दुर्घटना में चेन्नई की एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। एडप्पी पलानीस्वामी ने कावेरी विवाद के स्थायी समाधान को सुरक्षित करने में विफल रहने के लिए टीवीके सरकार की कड़ी शब्दों में आलोचना की है। इधर पश्चिम बंगाल में उच्च छात्र संख्या में छात्रों के स्कूल छोड़ने, शिक्षकों की कमी और निधि की अपर्याप्तता के कारण समग्र शिक्षा बुरी तरह प्रभावित है। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। इधर तस्लीमा नसरीन ने उप महाद्वीप में यूजीसी लागू करने की मांग की। मदरसों पर प्रतिबंध लगाने की चाहत जताई है। आंध्र प्रदेश से गोदावरी सबरी में पानी कम होने के कारण पोलावरम जिले में 32,000 लोगों को निकाला गया है। फिलहाल आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया ने शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और कौशल विकास को मजबूत करने के लिए 4 समझौतों पर एमओयू पर साइन किए। बिहार में समस्तीपुर सहरसा एमईएमयू ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई। फिलहाल कोई घायल नहीं हुआ। असम में बाढ़, सरकार ने प्रभावित परिवारों को 75,000 रुपए की अग्रिम राहत की पहली किस्त जारी की है। असम में बाढ़ से प्रभावित 1.35 लोग अभी भी प्रभावित हैं। 3 और मौतों के साथ मृतकों की संख्या 85 हो गई है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।